नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो के अंदर हम जो हमारी एमसीक्यू वाली जो सीरीज़ है, उसी में हम आगे बढ़ेंगे और एक और टॉपिक के ऊपर बेस्ड हम एमसीक्यूज़ लेंगे। इसके अंदर आपका जो रेवेन्यू और जो टर्म्स वाला जो चैप्टर था, जिसमें टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग थी, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज़्यादा आएँगे। तो ये पार्ट 3 है। हम इसी तरीके से अलग-अलग पार्ट आगे बनाते जाएँगे और अलग आगे-आगे चैप्टर जैसे-जैसे चैप्टर आते जाएँगे, उसके एमसीक्यू करते जाएँगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला अपन का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परचेज रेफर टू द परचेज ऑफ, यानी परचेज वर्ड हम किस परचेज के लिए काम में लेते हैं। पहला है गुड्स ऑफ रीसेल, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, असेट्स ऑफ द फैक्ट्री और नन ऑफ द अबव। तो मेरे दोस्तों गुड्स ऑफ रीसेल इसका आंसर होगा। ऐसा गुड्स जो कि हमने रीसेल पर्पस के लिए परचेस करा है, उसे ही हम परचेस वर्ड काम में लेंगे, बाकी किसी के लिए भी परचेस वर्ड काम में नहीं लेंगे। इसके बाद में ये बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट इज। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, इसको अपन ऐसे बैंक ओडी भी बोलते हैं ना। बैंक ओडी क्या होता है भैया? बैंक ओडी, बैंक ओडी होता है कि हमने हमारा जो बैलेंस है, उस बैलेंस से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया है या हमने पेमेंट कर दी है, उसे हम बोलेंगे बैंक ओडी। माइनस वाली सिचुएशन हो गई है, आपका बैंक का बैलेंस क्या हो गया, माइनस में चला गया। तो यहाँ पर ये क्या है भैया, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। हाँ, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी नहीं है। और नन ऑफ दिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइबिलिटी, इनमें से कौन सी लाइबिलिटी है भैया? तो फर्नीचर, मेरे दोस्तों फर्नीचर तो एक असेट है। इसके बाद में रेंट पेबल, रेंट पेबल लाइबिलिटी है। बिल्कुल, रेंट पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट देना बाकी है, तो ये लाइबिलिटी है। इसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड, मेरे दोस्तों इंटरेस्ट रिसीव तो क्या है, एक इनकम है, तो लाइबिलिटी कैसे हो सकती है? इसके बाद में बोल रहा है मेरे दोस्तों स्टॉक, स्टॉक भी एक असेट है, तो ये भी लाइबिलिटी नहीं है, तो आंसर हो गया इसका बी। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी? पहला बोल रहा है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, एक गुड्स हमने परचेस करा किस पे, क्रेडिट पे। हाँ, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। एन एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड, एक एम्प्लॉय डिसमिस कर दिया, नहीं उसका हमारे बिजनेस से क्या लेना देना, नहीं हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके बाद में आ गया सी, प्रोप्राइटर परचेज ए कार फॉर ओन यूज, खुद के यूज के लिए कार परचेज कर रहा है, नहीं भैया इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सेल ऑफ पर्सनल एसेट बाय प्रोप्राइटर, भैया प्रोप्राइटर अपनी पर्सनल एसेट, अपनी कोई भी सामान बेचे खरीदे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना हो गया, ए इसका आंसर हो गया। इसके बाद में फिफ्थ अपन देखें तो फिफ्थ में बोल रहा है द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझो। अक्रूड इनकम का मतलब होता है भैया ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर ली है, एक सेकेंड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली है बट अभी तक आपको वो रिसीव नहीं हुई है मेरे दोस्तों, तो ऐसी इनकम पर आपका राइट है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, असेट्स कहलाएगी, असेट का पार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये एक रेवेन्यू है क्या? नहीं मेरे दोस्तों, ये रेवेन्यू नहीं है। इसके बाद में क्या ये एक लायबिलिटी है क्या? नहीं, ये एक लायबिलिटी नहीं है। क्या ये एक्सपेंस है क्या? हम इसको एक्सपेंस तब बोलते जब हमने कोई खर्चा करा होता। ये तो खर्चा नहीं है भैया, ये तो उल्टा एक क्या है, इनकम है, तो एक्सपेंस की तो बात है ही नहीं, तो इसको हटा दो भी। इसके बाद में ये क्या बोल रहा है, मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दिया समझाते वक्त ही, कि क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये एक असेट हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। 6 देखो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ए फाइनेंशियल इन चार्टर, फाइनेंशियल चार्टर। आगे बढ़ो भैया, परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट बिल्कुल इंक्लूडेड है। परचेज ऑफ असेट फॉर कैश बिल्कुल हमारे फाइनेंशियल चार्टर में ही आता है। इसके बाद में विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से अपने लिए पैसा निकालता है, तो भैया ये भी एक ट्रांजेक्शन है, हम इसको ड्राइंग्स में कंसीडर करेंगे। इसके बाद में आ गया भैया आपका स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, ये हो गया ना भैया मेरे दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर हो गया मेरे दोस्तों डी। ये सब आपका आंसर नहीं है, ठीक है ना, ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन में आते हैं, तो डी है जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में नहीं आता है। इसके बाद में देखो 7 देखो, द अमाउंट इन्वेस्टेड
बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस इज कॉल्ड, वो अमाउंट जो कि एक प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट करी है बिजनेस के अंदर, उसे आप क्या बोलते हैं भैया, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में एट्थ देख लो, ए पर्सन टू हुम मनी इज ओन्ड बाय ए फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना भैया। एक ऐसा पर्सन, ए पर्सन टू हुम मनी इज ओन्ड बाय ए फर्म, यानी फर्म ने किसी का पैसा ले रखा है, किसी दूसरे पर्सन का पैसा ले रखा है, पर पैसा नहीं लिया है, एक्चुअली उसने क्या करा था, गुड्स परचेस करा था, और अभी तक हमने क्या करा, उसकी पेमेंट नहीं करी है। तो कुल मिला के मान लो हमने 10,000 रुपए का माल खरीदा, और अभी तक किससे, राम से, राम से हमने 10,000 रुपए का माल खरीदा और राम को अभी तक पेमेंट नहीं करी, तो हमारे बिजनेस में राम का 10,000 तक का अधिकार है, राइट है। वो हमसे 10,000 रुपए क्या करता है, मांगता है। तो ये हम बोलेंगे कि फर्म ने क्या कर रखा है, किसी और का पैसा क्या कर रखा है, एक तरीके से ले रखा है, ब्लॉक कर रखा है। तो यहाँ पर ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, जिनसे हमने क्रेडिट परचेस करी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं भैया, सीधा सीधा सा खेल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ए हो जाएगा, क्रेडिटर। इसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेट, इनमें से कौन सी असेट है। तो मशीनरी एक असेट है, हाँ बिल्कुल है। परचेज एक असेट है, नहीं, परचेज जो है वो आपका एक्सपेंस में काउंट होगा, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है, तो ये नहीं है। इसके बाद में सेल्स रिटर्न, ये भी नहीं है। इसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव नहीं है, एक इनकम है, ये भी नहीं है। तो असेट तो क्या है, सिर्फ एक मशीनरी है, ठीक है। 10 देखो, ए पर्सन हु ओन्स मनी टू ए फर्म अगेंस्ट गुड सोल्ड इज कॉल्ड। हमने क्या करा है, किसी को गुड्स सेल करा है, और उसने, उसमें हम पैसा क्या करते हैं, मांगते हैं। तो ये हो गया मेरे दोस्तों क्या, डेटर। जिसने, जिसको हमने क्या करा, क्रेडिट सेल करा था, और हम उसमें क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर अमाउंट तक क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, सॉरी डेटर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 11th वाला देख लेते हैं अपन। 11th वाला क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। इनमें से एक्सपेंस कौन सा है भैया, फर्नीचर, फर्नीचर तो असेट है भैया। सैलरी, सैलरी एक एक्सपेंस है। रेंट, रेंट भी एक एक्सपेंस है। और वेजेस, वेजेस भी एक एक्सपेंस है। तो फर्नीचर हो गया क्या भैया इसका आंसर, यानी फर्नीचर एक असेट है, वो एक्सपेंस नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। आगे देख लो भैया, 12th वाला क्या बोल रहा है, द नेचर ऑफ कैपिटल इज, इनमें से कौन सा आइटम जो है जिसका कैपिटल नेचर होता है। अब कैपिटल नेचर मेरे दोस्तों उसको बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं ना, उनका हम कैपिटल नेचर बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखो पहला एक असेट, हाँ एक असेट का कैपिटल नेचर होता है। क्यों, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हमने परचेस करी होती है। जब हमारे हमारे बिजनेस के लिए कोई मशीनरी परचेस करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर थोड़े समय में मशीनरी परचेस करते हैं, नहीं, हमने एक बार मशीनरी परचेस करी है, वही मशीनरी हमारी 10 साल, 15 साल, 20 साल चलती चली आ रही है। तो असेट जो है वो कैपिटल नेचर की होती है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कैपिटल नेचर की नहीं होती है, लाइबिलिटी अलग है, एसेट अलग है, तो ये नहीं है। एंड इनकम, नहीं मेरे दोस्तों, इनकम हमेशा शॉर्ट टर्म नेचर की होती है, ठीक है ना, हम हर बार नई इनकम जनरेट करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। और एन एक्सपेंस, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। चलो भैया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और 13 देख लेते हैं। 13 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स हम किसको बोलेंगे, जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ऐसी असेट जो हमने परचेस करी है और सालों साल हमारे बिजनेस में चलती रहेगी, और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड है, उससे हमारा प्रोडक्शन होगा। जैसे हमारी बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में हम मकान, जिसमें हम हमारा बिजनेस करेंगे, वो बिल्डिंग क्या हो गई, हमारी असेट हो गई, ठीक है ना। तो देखो बिल्डिंग है, वो हमारी असेट है। तो इसने क्या पूछा है, जो असेट नहीं है, तो भैया बिल्डिंग तो हमारी एसेट है, तो इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी भी हमारी एसेट है, इसको भी हम नहीं देखेंगे। बैलेंस ऑफ बैंक मेरे दोस्तों, तो ये जो बैलेंस है ना, बैलेंस ऑफ बैंक, ये भैया चेंज होता रहता है, ये फिक्स्ड नहीं है। आपने जैसी अमाउंट विड्रॉ करे, लो भैया बैलेंस चेंज हो गया, जीरो भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया आपका, सी, बैलेंस ऑफ बैंक। गुडविल भी आपकी क्या है, एक फिक्स्ड असेट्स है, पर फिक्स्ड असेट में भी कौन सी असेट है, इनटेंजिबल असेट है। गुडविल से मेरे दोस्तों बहुत क्वेश्चन आता है, तो गुडविल फिक्स्ड असेट्स भी, गुडविल को ही बोले तो क्या बोलोगे आप बोलोगे इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स,
कोई बोले गुडविल फिक्स एसेट है क्या? हाँ फिक्स एसेट है, पर फिक्स एसेट में भी कौन सी कैटेगरी में आती है भैया? इनटेंजिबल। तो फिक्स एसेट में दो तरह की एसेट होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल के अंदर आ जाती है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, और टेंजिबल के अंदर आ जाते हैं आपके प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब। ठीक है, इसके बाद में देखो आपका क्या हो गया 14। 14 हो रहा है सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। सेल को हम रेवेन्यू की तरह क्यों देखते हैं? तो ए है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एंटर्ड इनटू, मतलब एक सेल जो है वो आपकी कब रिकॉग्नाइज होती है, कब आपकी रिफ्लेक्ट करती है। हम एक सेल को सेल कब मानेंगे? तो पहला है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एंटर्ड इनटू, जब हमने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भैया हाँ हम सेल करेंगे, तो क्या हम उसे सेल मान लेंगे? नहीं, हम उसे सेल नहीं मानेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे वादे ऐसे होते हैं जो कर लिए जाते हैं पर पूरे नहीं होते, तो इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद में बी, एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, जिस समय आपने सेल कर दी है या फिर आप सर्विस देते हैं, तो जिस समय आपने सर्विस दे दी है उसी समय हम उसको क्या मानेंगे भैया? सेल मानेंगे। आगे क्या बोल रहा है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर, नहीं भैया ये भी नहीं है। आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, नहीं भैया, हम तो जिस समय हमने उसको सेल कर दी ना भैया उसी समय को हम क्या मान लेंगे? सेल मान लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ये 14th हो गया। अब इसके बाद में 15 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज सेल, इसमें से आप किसको सेल मानोगे? अब आपको ध्यान है ना भैया, सेल किसकी होती है? सेल होती है मेरे दोस्तों गुड्स की। गुड्स की सेल को हम सेल बोलेंगे। अगर हम किसी असेट को सेल कर रहे हैं तो फिर उसको सेल नहीं मानेंगे, मतलब ठीक है। ए हो गया मशीनरी मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल। तो भैया हमने क्या करा है, एक मशीनरी बनाई है काई के लिए? सेल करने के लिए। तो डेफिनेटली हमारा मशीन बनाने का ही बिजनेस होगा, इसलिए हम मशीनरी बना रहे हैं भैया सेल करने के लिए। तो हाँ, ये गुड्स की कैटेगरी में आएगा। तो अगर मशीनरी को हम सेल करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेल्स बोलेंगे। आगे फर्नीचर परचेस फॉर सेल, हमने फर्नीचर परचेस करा है काई के लिए? सेल करने के लिए परचेस करा है, तो ये भी गुड्स की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद में बुक्स एंड स्टेशनरी परचेस फॉर बुक सेल, ठीक है, यहाँ पर स्टेशनरी की दुकान होगी, उसने क्या करा है? बुक्स खरीदी है, स्टेशनरी खरीदी है, किसके लिए? फॉर रीसेल पर्पस के लिए। तो ये भी क्या है? हमारा गुड्स है, और इसको भी जब हम सेल करेंगे तो सेल्स में ही कंसीडर करेंगे। तो आंसर हो जाएगा भैया ऑल ऑफ द अबव, सभी क्या है? सेल्स ही कहलाएंगे। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। अब दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है ना, ये तो आपको पता है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं की जाती, ये सीधे ही अमाउंट में से माइनस हो जाता है, और कैश डिस्काउंट की अलग से एंट्री की जाती है, इसको अलग से एंट्री में क्या किया जाता है? रिफ्लेक्ट किया जाता है। इसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड का मतलब हो गया कि हमने ट्रेड डिस्काउंट किसी को दिया है, यानी हमने क्या करी है? यहाँ पर सेल करी है डेफिनेटली। क्या बोल रहा है आगे? इस शो सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मैंने आपको बताया कि इसको क्या अलग से बुक ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं? नहीं, मैंने आपको पहले ही क्रॉस करके बता दिया, नहीं भैया इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में आप नहीं दिखाते हैं। तो क्या करें भैया, इसको काट दे क्या? नहीं भैया कटेगा ना, ये तो गलत पॉइंट है। अलग से सेपरेटली हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, ये डायरेक्ट क्या होता है? माइनस ही होता है। इसके बाद में इट इज नॉट शो सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हाँ ये सही पॉइंट है आपका, ठीक है ना, ये भी सही है। कैन बी शो एंटायर सेपरेटली और डिडक्टेड फ्रॉम परचेज कॉस्ट, नहीं ये तो पॉइंट ही गलत हो गया, दोनों बातें करने की बोल रहा है। और नन ऑफ दी अबव, बी आंसर हो गया मेरे दोस्तों उसका। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको हम अलग से शो नहीं करते हैं, हम सिर्फ कैश डिस्काउंट को ही अलग से शो करते हैं, एंट्री में रिफ्लेक्ट करते हैं। हम सीधे ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं? अमाउंट में से डिडक्ट कर लेते हैं, सेल की अमाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे, परचेस करा है तो परचेस की अमाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 17, कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी। हाँ मेरे दोस्तों, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी ही होती है। अरे ओनर है ना भैया, ओनर ने जो पैसा लगाया है वही क्या है? आपकी कैपिटल कहलाती है। और क्योंकि ओनर अपना ही आदमी है, घर का आदमी है, कहीं बाहर का थोड़ी ना है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे, ठीक है ना। एक्सटर्नल लायबिलिटी किसको बोलेंगे? जैसे क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है, और हमने किसी से बोरो करा है या हमने किसी को लोन लिया है तो वो क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकती, सी वाला पॉइंट तो हो ही नहीं सकता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल नहीं हो सकता भैया, ठीक है ना, नन ऑफ दीज, ये भी अलग हो गया। तो मेरे दोस्तों पॉइंट हो गया आपका ए। इसके बाद में 18 की बात कर लेते हैं।
गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स जो लिया है प्रोप्राइटर ने खुद के पर्सनल यूज के लिए, क्या बोलेंगे उसको, ड्राइंग्स बोलेंगे। पता ही है, अपन बहुत बार रिपीट हो गया। ए लाइबिलिटी अराइज बिकॉज ऑफ, एक लाइबिलिटी कब क्रिएट होती है? कैश ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी क्रिएट होगी क्या? नहीं भाई साहब, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी क्रिएट होगी, बिल्कुल। कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नन ऑफ दीज भी है, गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। 19th का यहाँ पर बी आंसर हो गया। इसके बाद में 20 देख लेते हैं। परचेज रेफर्स टू द बाइंग ऑफ, परचेज रेफर्स टू द बाइंग्स ऑफ, परचेज हम किसकी बात करेंगे, किसकी बाइंग की बात करेंगे मेरे दोस्तों? गुड्स की। आंसर क्या होगा? स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज नहीं, ये तो असेट हो गई। असेट फॉर फैक्ट्री नहीं भैया। गुड्स रीसेल, हाँ, गुड्स आपने रीसेल पर्पस के लिए परचेस करा है, उसे ही हम किसको बोलेंगे? परचेस बोलेंगे, ये भी नहीं होगा। इसके बाद में 21 देख लेते हैं। अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज, वापिस पढ़ता हूँ, अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज। अमाउंट तो भैया हमने या तो अमाउंट दे दी है या अब हम दे देंगे, किसके अगेंस्ट में? गुड्स की परचेज के अगेंस्ट में। तो मेरे दोस्तों ये कैसा होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब कहलाता? हमने कोई असेट परचेस करी होती ना, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, ऐसा कुछ परचेस करा होता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता। पर परचेस क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो रिकरिंग नेचर की होती है, तो जो भी आइटम रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब जो बार बार किया जाता है, उसे हम किस में काउंट करते हैं? रेवेन्यू में काउंट करते हैं। और क्योंकि ये हमारा खर्चा है इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सी होगा नहीं, डी होगा नहीं। इसके बाद में 22 देख लो। 22 में बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड कैटेगरी एज। देखो मेरे क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ध्यान से देखना, वापस पढ़ रहा हूं मैं इसको। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, यानी हमने क्या करा है कोई एक्सपेंडिचर करा है, कोई खर्चा करा है जो कि रेवेन्यू नेचर का है, दैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। पर वो बेनिफिट जो है ना, वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड दे रहा है, यानी वो कैपिटल नेचर जैसा बिहेव कर रहा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, साफ साफ ही बोल दिया। पर वो बिहेव कैसा कर रहा है? कैपिटल नेचर जैसा। क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि एक साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाते हैं, उन्हें हम किस में काउंट करते हैं? रेवेन्यू के अंदर। बट कैपिटल नेचर में किसको काउंट करते हैं? जैसे बिल्डिंग आपने परचेस करी है, जैसे फर्नीचर परचेस करा है, जो जिनका जो नेचर होता है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होता है, इसलिए हम उसको किस कैटेगरी में डालते हैं? कैपिटल नेचर में डालते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो दिखता तो कैसा है? रेवेन्यू नेचर जैसा, पर उसमें शक्तियां कौन सी है? कैपिटल नेचर वाली शक्तियां हैं। समझ रहे हो? गंगाधरी शक्तिमान है वाला सीन हो रहा है यहाँ तो ऐसे एक्सपेंडिचर को मेरे दोस्तों एक अलग से नाम दिया गया है, वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर जो कि दिखते तो रेवेन्यू नेचर जैसे हैं, बट उनका जो नेचर होता है, जो उनकी शक्तियां होती है, वो कैसी होती है? कैपिटल नेचर जैसी होती है। इसका एग्जांपल है मेरे दोस्तों हैवी एडवर्टाइजमेंट। अगर सिर्फ एडवर्टीजमेंट लिखा हो तो वो किस में आएगा? रेवेन्यू नेचर में आएगा। बट अगर उसके आगे हैवी वर्ड लिखा हो, हैवी एडवर्टीजमेंट, तो फिर वो किसके अंदर आ जाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट ऐसे नहीं होता कि अभी एडवर्टीजमेंट करा और बस इस साल ही एडवर्टीजमेंट का असर हुआ, बाकी अगले साल असर नहीं होगा, नहीं। बट क्या होगा? अगर आपने बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट करा है ना, तो उसका इफेक्ट लंबे कई सालों तक उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बाकी तो सिरे से खारिज हो गई बात। आगे देखो 23, at the end of financial year during which sale of goods was worth 5 lakh rupees, the closing stock is valuated at 40,000 rupees. This is क्या है भैया? ये दो इसने हमारे को चीजें बताई है। एक तो ये बोल रहा है कि हमने सेल करी है गुड्स की 5 लाख रुपए की, और एक क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 40,000 रुपए का। तो इनमें से हम क्या बोलेंगे? क्या ये एक इवेंट है? हाँ इवेंट है। क्या ये एक ट्रांजेक्शन है? हाँ ट्रांजेक्शन है। सी पॉइंट में क्या बोल रहा है? बोथ एन इवेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शन। हाँ तो ये सही है ना, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? ये एक इवेंट भी है और एक ट्रांजेक्शन भी है। ठीक है, तो सी इसका पॉइंट हो गया, सी मतलब इसका आंसर हो गया। इसके बाद में 24 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो वेजेस पेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की रिपेयर करने के लिए आपने क्या करा है? वेजेस पेड करा है।
क्या ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है मेरे दोस्तों? बताओ। नहीं। बिल्डिंग की रिपेयर हम क्या करते रहते हैं? बार-बार करते रहते हैं, इसलिए रेवेन्यू नेचर का होता है, तो ये आंसर नहीं है। वेजेस पेड फॉर व्हाइट वॉश फॉर अ बिल्डिंग? नहीं, ये भी नहीं है। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग? ये है। अब आप बोलोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कैसे हो गया भैया? और लास्ट में क्या बोल रहा है? क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग? नहीं। क्लियरिंग ऑफ बिल्डिंग? नहीं। देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग से हमारी बिज़नेस, हमारा जो बिल्डिंग है उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। मान लो हमारी कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में अलग-अलग आपकी फ्लोर है और उसमें कुल मिला के कितने रूम हैं? 20 रूम्स हैं। बट अब आपने क्या कर दिया, उसकी 1 फ्लोर और बढ़ा दी, उसके ऊपर क्या करी, 2-3 फ्लोर क्या कर दी और बढ़ा दिया, और अब उसमें कमरे बढ़ के कितने हो गए? 20 से 30 कमरे हो गए। तो आपकी बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ गई ना मेरे दोस्तों। तो जब भी आपकी एसेट की, आपकी जो बिज़नेस की जो यूनिट है, उसकी आपकी कैपेसिटी है, वो जब क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। आपने ऐसा कोई खर्चा कराओ जिससे आपकी कैपेसिटी ही बढ़ जाएगी आउटपुट की, तो फिर वो कैसा नेचर का हो जाएगा? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमने और कुछ बेहतरीन से ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस देखे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, ये ज़रूर देख के जाना। मिलते हैं अब आपसे एक और नए वीडियो में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते-पीते रहें। जय हिंद।